इससे पहले हमने रायगढ़ जिले के पार्ट 1 में रायगढ़ जिले के कुछ तथ्यों को हमने देखा था। आज हम लोग रायगढ़ जिले के पार्ट 2 में बाकी तथ्यों को हम लोग डिटेल में जानेंगे। तो थोड़ा सा आपको जोड़ने की कोशिश करूं तो हमने पिछले सेक्शन में ही देखा था बोतलदा की गुफा के बारे में। एक पाषाणकालीन गुफा था, मानव रहने के साक्ष्य मिले थे। खरसिया से हमने तारापुर और तेलीकोट देखा था। साथ ही साथ रॉबर्टसन में मोनेट का प्लांट है और सिंघनपुर की गुफा के बारे में भी जाना था कि यह पूर्व पाषाणकालीन से संबंधित सिंघनपुर की गुफा है, सबसे प्राचीन गुफा है। और साथ ही साथ देखे थे कि यहाँ पे शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। आगे अगर देखते हैं तो हमें मिलता है राम झरना। आगे अगर देखें तो हमें मिलता है राम झरना। राम झरना एक रामायणकालीन स्थल है। ये इंदिरा प्रियदर्शनी के नाम पे इंदिरा प्रियदर्शनी के नाम पे एक पिकनिक स्पॉट के रूप में भी फेमस है। इंदिरा प्रियदर्शनी के नाम पे एक रामायणकालीन स्थल है राम झरना। आगे अगर बढ़ें तो हमें जगह मिलेगा किरोड़ीमल। किरोड़ीमल एक समाज सेवी थे जो इस एरिया को समाज सेवा के लिए दान कर दिए और यहीं पे जो नगर बसा उसी को हम लोग किरोड़ीमल नगर के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ यहीं पे जिंदल का पावर प्लांट भी स्थित है। किरोड़ीमल में ही जिंदल का पावर प्लांट स्थित है। आगे अगर जाएं हम लोग तो हमें जगह मिलेगा रायगढ़। रायगढ़ की अगर बात करें तो रायगढ़ एक जिला मुख्यालय है। रायगढ़ जिले का जिला मुख्यालय है। जैसे कि हमने अपने पहले सेक्शन में देखा था, एक विधानसभा क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र भी है, साथ ही साथ लोकसभा क्षेत्र भी है, और आगे अगर देखें तो रायगढ़ जिले को हम लोग शैलाश्रयों का जिला भी कहते हैं। शैलाश्रयों का जिला भी कहा जाता है। और रायगढ़ जिला केलो नदी के तट पे स्थित है। रायगढ़ जिला केलो नदी के तट पे स्थित है। तो इन दो तथ्यों को इस विशेष रूप से हम लोग रायगढ़ जिले से याद रखेंगे कि शैलाश्रयों का जिला किसे कहा जाता है। अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो रायगढ़ जिला, और रायगढ़ जिला किस नदी के तट पे स्थित है तो रायगढ़ जिला केलो नदी के तट पे स्थित है। आगे अगर देखें तो हमें मिलेगा कबरा पहाड़। मध्य पाषाण काल से संबंधित साक्ष्य मिलते हैं यहाँ पे। मध्य पाषाण काल से संबंधित साक्ष्य में कबरा पहाड़ से मिलता है। साथ ही साथ अगर देखें तो कबरा पहाड़ में भी हमें सर्वाधिक शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। कबरा पहाड़ से हमें सर्वाधिक शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। और शैल चित्रों में अगर बात करें हमें तो लाल रंग की छिपकली, शैल चित्र की अगर बात करें तो लाल रंग की छिपकली, सांभर, घड़ियाल और कुल्हाड़ी के शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। और कुल्हाड़ी के शैल चित्र हमें कबरा पहाड़ से प्राप्त हुए हैं। साथ ही साथ मध्य पाषाण काल से संबंधित लंबे फलक के औजार, मध्य पाषाण काल से संबंधित लंबे फलक के औजार हमें कबरा पहाड़ से प्राप्त हुए हैं। अर्धचंद्राकार औजार भी हमें कबरा पहाड़ से प्राप्त हुए हैं। तो इस तरह से अगर देखें तो कबरा पहाड़ एक मध्य पाषाण काल से संबंधित जगह है, सर्वाधिक शैल चित्र प्राप्त हुए हैं और ये दूसरा प्राचीन गुफा है। हमने देखा था सबसे प्राचीन गुफा सिंघनपुर की गुफा था, ये दूसरा प्राचीन गुफा है कबरा पहाड़ की गुफा। यहाँ पे आपको फिर से जोड़ने की कोशिश करूँ तो मध्य पाषाण काल से संबंधित कबरा पहाड़ है। साथ ही साथ देखिए तो यहाँ से सर्वाधिक शैल चित्र हमें कबरा पहाड़ से प्राप्त होते हैं। दूसरा प्राचीन गुफा है और शैल चित्रों की अगर बात कर ले तो लाल रंग की, गहरे लाल रंग की छिपकली, सांभर, घड़ियाल और कुल्हाड़ी के शैल चित्र, साथ ही साथ मध्य पाषाण काल से संबंधित लंबे फलक के औजार
औजार हमें रायगढ़ जिले के कबरा पहाड़ से प्राप्त होते हैं। तो आइए और आगे हम लोग महत्वपूर्ण तथ्यों को रायगढ़ जिले के जानते हैं। आगे अगर बात करें, अगर नीचे चले जाएं तो हमें पुसौर, तिलैपल्ली और लारा मिलेगा। तो हम लोग लारा में अगर देखें तो लारा एनटीपीसी का प्लांट है, एनटीपीसी का प्लांट है। 4000 मेगावाट इसकी क्षमता है, 4 मेगावाट क्षमता है और 2016 में स्थापित। अगर बात करें एनटीपीसी का प्लांट लारा पे है, लारा 4000 मेगावाट इसकी क्षमता है और वर्ष 2016 में स्थापित हमारे लारा एनटीपीसी का छत्तीसगढ़ का तीसरा प्लांट है। साथ ही साथ आगे अगर बढ़ते हैं तो यहीं पे महानदी पे स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव सेतु स्थित है। स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव सेतु स्थित है महानदी पे। आगे अगर बढ़ते हैं तो हमें मिलेगा सरिया, बार, देगांव और बरमकेला। तो बार और देगांव की अगर बात करें, अगर बार और देगांव की अगर बात करें तो यहाँ से हमें मौर्यकालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं, मौर्यकालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं। जैसे हमने रायगढ़ जिले में देखा ही था, तारापुर खरसिया तहसील के अंतर्गत हमें मौर्यकालीन सिक्के प्राप्त हुए थे, वैसे ही बार और देगांव से भी हमें मौर्यकालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं। आगे अगर बढ़ें तो हमें मिलेगा पुजारी पाली में केवटीन का मंदिर है, यह एक गुप्तकालीन मंदिर है, केवटीन का मंदिर पुजारी पाली में स्थित है और यह एक गुप्तकालीन मंदिर है। इसी तरह से हमने जगहों को देखा। साथ ही साथ अगर देखें खनिज की दृष्टि से अगर देखेंगे हम लोग तो यहाँ पे हमें तिलैपाली से हमें कोयले की प्राप्ति होगी, तो वो हम खनिज के सेक्शन में देखेंगे। आगे अगर बढ़ते हैं तो हमें मिलता है, देखें तो एक अभ्यारण्य भी है, गोमर्दा अभ्यारण्य। तो आइए चर्चा करते हैं गोमर्दा अभ्यारण्य के बारे में। गोमर्दा अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ के संदर्भ में बात करें तो छत्तीसगढ़ के संदर्भ में कुल 11 अभ्यारण्य हैं, जिसमें से एक अभ्यारण्य गोमर्दा अभ्यारण्य हमारे रायगढ़ जिले में स्थित है और यह वर्ष 1975 में स्थापित किया गया, वर्ष 1975 में गोमर्दा अभ्यारण्य। साथ ही साथ अगर क्षेत्रफल देखें तो 278 वर्ग किलोमीटर एरिया में गोमर्दा अभ्यारण्य फैला हुआ है। और साथ ही साथ अगर बात करें तो सर्वाधिक सोन कुत्ता यहाँ से पाया जाता है, कई बार पूछा जाता है कि इस तरह से जो कि प्रमुख रूप से पाए जाने वाले जानवर हैं वो किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। तो सपोज अगर पूछा जाए कि सोन कुत्ता सर्वाधिक किस अभ्यारण्य में पाया जाता है तो गोमर्दा अभ्यारण्य में। अगर एरिया क्षेत्रफल पूछा जाए तो 278 वर्ग किलोमीटर एरिया। उसी तरह अगर वर्ष भी कई बार जोड़ी मिलान में हमें एक साइड अभ्यारण्य दिए जाते हैं, एक साइड उनकी स्थापना वर्ष दिया जाता है, तो हमें सारे तथ्यों को याद करते हुए चले जाना है ताकि किसी तरह से भी अगर कोई क्वेश्चन आए तो हमसे छूटना नहीं चाहिए। तो गोमर्दा अभ्यारण्य के बारे में हमने देखा, वर्ष 1975 में स्थापित, 278 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है और सर्वाधिक सोन कुत्ता यहाँ पाया जाता है। आगे अगर हम लोग जाएं, रायगढ़ से घरघोड़ा के बीच में जाते हैं, तो घरघोड़ा से आगे अगर बढ़ें तो ओंगना, बसनाझर, कर्मागढ़, धर्मजयगढ़ प्राप्त होता है। ये जगह हैं। तो देखें अगर कर्मा, बसना और ओंगना, तो यहाँ से हमें शैल चित्र प्राप्त होते हैं। ऐतिहासिक रूप से देखें तो कर्मा, बसना और ओंगना से हमें शैल चित्र, और खनिज की दृष्टि से देखें तो यहाँ से हमें कोयले की भी प्राप्ति होती है। आगे जाएं तो धर्मजयगढ़ एक एसटी रिजर्व विधानसभा क्षेत्र है। आगे बढ़ते हैं तो तमनार
तमनार से लैलूंगा, लैलूंगा भी एक विधानसभा क्षेत्र है, एसटी विधानसभा क्षेत्र, रिजर्व विधानसभा क्षेत्र है। और गारे पेलमा और तमनार खनिज की दृष्टि से हमें यहाँ से कोयले की प्राप्ति होती है। तो गारे पेलमा और तमनार से हमें खनिज की दृष्टि से कोयले की प्राप्ति होगी। लैलूंगा एक विधानसभा क्षेत्र है और लैलूंगा के अंतर्गत ही हमें देखेंगे लुडेंग की पहाड़ी, और इसी लुडेंग की पहाड़ी से केलो नदी का उद्गम है। इसी केलो नदी के तट पे रायगढ़ शहर स्थित है। इस तरह से हमने जगहों को देखा कि कौन कौन से प्रमुख रूप से जगह हैं। खनिज की दृष्टि से अगर देखें तो खनिज की दृष्टि से कोयला अगर देखें तो कोयला हमें ओंगना बसनाझर, करमागढ़, गारे पेलमा, मांड नदी घाटी क्षेत्र में सर्वाधिक रूप से कोयले की भी प्राप्ति होती है। मांड नदी घाटी क्षेत्र ये एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी नदी घाटी क्षेत्र में सर्वाधिक रूप से कोयले की प्राप्ति होती है, तो मांड नदी घाटी क्षेत्र, तमनार, उसी तरह तिलैपाली, इन जगहों में हमें कोयले की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ देखें क्वार्टजाइट देखें तो उर्दना रामपुर क्षेत्र, रायगढ़ के अंतर्गत उर्दना रामपुर क्षेत्र से हमें क्वार्टजाइट की प्राप्ति होती है। क्वार्टजाइट एक सिलिकॉन का ऑक्साइड होता है जिसका प्रमुख रूप से उपयोग कांच उद्योग में इसका उपयोग होता है। कांच उद्योग में इसका प्रमुख रूप से उपयोग होता है। क्वार्टजाइट सिलिकॉन का एक ऑक्साइड है और प्रमुख रूप से कांच उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है। तो खनिज की दृष्टि से हमने देखा ओंगना, बसनाझर, करमागढ़, गारे पेलमा, मांड नदी घाटी क्षेत्र, तिलैपाली, इन सभी जगहों में हमें खनिज की दृष्टि से कोयला, क्वार्टजाइट की बात करें तो उर्दना रामपुर क्षेत्र, रायगढ़ के अंतर्गत प्रमुख रूप से क्वार्टजाइट का उपयोग कांच उद्योग के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इन जगहों के बारे में हमने देखा कि खनिज रूप से कौन सी जगह प्रमुख रूप से इम्पोर्टेंट है। आइए और आगे देखते हैं। नदियों के बारे में देखें तो प्रमुख रूप से यहाँ पे मांड नदी जो कि मैन पार्ट सरगुजा से उद्गम है, रायगढ़ जिले से क्रॉस होते हुए जांजगीर चांपा जिले के चंद्रपुर नामक स्थान पे 3 नदियों का संगम है। नीचे से लात नदी का उद्गम रदन की पहाड़ी महासमुंद जिले से, और साथ ही साथ महानदी क्रॉस होती है। इसी तरह अगर हम लोग बांध परियोजना की अगर बात करें तो प्रमुख रूप से केलो नदी इसी केलो नदी परियोजना को दिलीप सिंह जूदेव परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ें तो किंकारी, केदार और पुटका नाला परियोजना प्रमुख रूप से रायगढ़ जिले से हमें प्राप्त होती हैं। अगर हमने देखा बांध परियोजना के रूप में प्रमुख रूप से केलो नदी परियोजना, जिसे स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। अन्य परियोजना की अगर बात करें तो किंकारी, केदार और पुटका नाला परियोजना हमें रायगढ़ जिले से प्राप्त होते हैं। इसी तरह आगे बढ़ें तो रायगढ़ जिला झारा शिल्पकला के लिए प्रसिद्ध है। झारा जनजाति के द्वारा जो शिल्पकला की जाती है
उसी को झारा शिल्पकला के नाम से जाना जाता है और यह रायगढ़ जिले से संबंधित है, रायगढ़ जिला से संबंधित है। इसी तरह और कुछ देखें तो मोहनजूट कारखाना छत्तीसगढ़ का प्रथम मोहनजूट कारखाना, छत्तीसगढ़ का प्रथम मोहनजूट कारखाना 1935 में स्थापित था। अभी वर्तमान की स्थिति में बंद है। तो प्रथम छत्तीसगढ़ का जूट कारखाना रायगढ़ जिले से संबंधित है, प्रथम मोहनजूट कारखाना। इसी तरह और अभिव्यक्ति के रूप में देखें तो रायगढ़ जिले में प्रमुख रूप से दो अभिव्यक्तियों के बारे में बात करेंगे। पहला राजा चक्रधर की बात करें तो इनका जन्म वर्ष 1905 में रायगढ़ में हुआ। साथ ही साथ राजा चक्रधर का संबंध कथक नृत्य से है, इनका संबंध कथक नृत्य से है। इनका विशेष योगदान था कथक नृत्य में। कला और संगीत में इनका विशेष रुचि होने के कारण कला और संगीत के क्षेत्र में विशेष रुचि था। कला और संगीत के क्षेत्र में विशेष रुचि था। साथ ही साथ एक तबला वादक भी थे। 1932 में तात्कालिक वायसराय लिनलिथगो के समक्ष में इन्होंने तबला वादन प्रस्तुत किया था, जिनके तबला वादन से मोहक होके इन्हें संगीत सम्राट की उपाधि प्रदान की गई थी। तात्कालिक वायसराय लिनलिथगो के द्वारा संगीत सम्राट की उपाधि प्रदान की गई थी। गणेश चतुर्थी में हर वर्ष रायगढ़ जिले में चक्रधर समारोह का आयोजन किया जाता है। चक्रधर समारोह का आयोजन हर वर्ष गणेश चतुर्थी में रायगढ़ जिले में इनका आयोजन किया जाता है। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा कला एवं संगीत के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ पुरस्कार प्रदान किया जाता है। 2019 की स्थिति में अगर बात करें तो श्री मिर्जा मसूद जो कि रायपुर से हैं, उन्हें कला एवं संगीत के क्षेत्र में 2019 का राजा चक्रधर सम्मान प्रदान किया गया है। इसी तरह इनसे संबंधित दो पुस्तक भी हैं, याद रखेंगे, ताल तोय निधि और नर्तन सर्वस्व। ताल तोय निधि 32 किलो का है, नर्तन सर्वस्व कथक नृत्य से संबंधित है। तो इस तरह से हमने राजा चक्रधर के बारे में जाना कि वर्ष 1905 में इनका जन्म हुआ, कथक नृत्य में इनका विशेष योगदान था, संबंधित थे, कला और संगीत के प्रेमी थे, तबला वादक थे और इसी तबला वादन से मोहक होके तात्कालिक वायसराय लिनलिथगो के द्वारा इनको संगीत सम्राट की उपाधि प्रदान की गई थी। गणेश चतुर्थी के अवसर में राजा चक्रधर समारोह का आयोजन रायगढ़ जिले में किया जाता है। साथ ही साथ कला और संगीत के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा कला और संगीत के क्षेत्र में राजा चक्रधर के कला और संगीत के क्षेत्र में पुरस्कार प्रदान किया जाता है, राज्य अलंकरण पुरस्कार किया जाता है। 2019 की स्थिति में मिर्जा मसूद को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। और दो पुस्तक याद रखें इनसे संबंधित, तो ताल तोय निधि जो कि 32 किलो का है और नर्तन सर्वस्व जो कि कथक नृत्य से संबंधित है। इसी तरह अगर बात करें तो सुलक्षणा पंडित, इसी तरह अगर बात करें तो सुलक्षणा पंडित भी रायगढ़ घराने से भी संबंधित है, और यह एक नायिका के रूप में हिंदी फिल्मों में काम कर चुकी हैं। तो सुलक्षणा पंडित रायगढ़ घराने से संबंधित हैं और एक नायिका के रूप में काम भी कर चुकी हैं। तो इस तरह से हमने रायगढ़ जिले के बारे में प्रमुख रूप से विशेष तथ्यों को जाना और हमने देखा कि कौन कौन से प्रमुख जगह हैं यहाँ पे। तो अगर आप मेरे चैनल में पहली बार हैं और यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको क्या अच्छा लगा। अगर कुछ कमी लगती है तो भी आप कमेंट कीजिए ताकि मैं उसको अपने वीडियो में सुधारने की कोशिश करूँ। और पहली बार हैं
और अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे इसी तरह का स्टडी मटेरियल आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।